हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, जो कि पेपर कोड 103 वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज 2022 का 126 से 135 तक के क्वेश्चनों का एक भाग है। चलिए तो उसके डिस्कशन को अपन शुरू करते हैं। टॉपिक से आप भली भांति परिचित होंगे। आज के जो दो टॉपिक हमने इसमें कवर किए थे वह एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस एंड नरेशन, जिसके अंदर डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट स्पीच आता है। तो दोनों ही बड़े आसान टॉपिक है। अगर आपको कुछ लिमिटेड फॉर्मूलाज पता है, अगर आपको कुछ लिमिटेड एक्सेप्शंस पता है, तो आप बड़ी ही आसानी से ऑप्शन रिजेक्ट करके अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं और इजीली अंग्रेजी में के इन दो टॉपिकों में आए 2-3 क्वेश्चनों को, 4 क्वेश्चनों को संबंधित जो भी मार्क्स होते हैं उनको इजीली फैच कर सकते हैं, वहां से स्कोर कर सकते हैं बड़ी आसानी से, अगर आपको कुछ रूल्स पता है और कुछ एक्सेप्शंस पता है। तो आज हम उन्हीं रूल्स और एक्सेप्शंस को ध्यान से देखेंगे कि यदि अंत समय में आप अगर किसी भी वजह से रिवीजन से चूक जाते हैं तो आप किस तरह से ऑप्शन रिजेक्ट करके इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकेंगे और एक सही उत्तर का चयन कर सकेंगे। चलिए बिना किसी समय गवाए और हमारे डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है और ये रिलेटेड है किससे, एक्टिव और पैसिव वॉइसेस से। चलिए, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस से संबंधित एक क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं, हु नोज यू। तो अब इसको करने से पहले कुछ एक बेसिक रूल्स एक्टिव और पैसिव के होते हैं, उसको हम जान लेते हैं। अगर वो आपको पता होगा तो हम इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और सारे रूल्स तो इस समय मेरे लिए कवर करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि बेसिक चीजें आपके यहाँ से ओवरऑल कवर कर सकूं। चलिए उसको करते हैं। 3 टेंस पे अपन बात करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और मॉडल। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, बट अभी अपन को 3 ही काम में आएंगे। तो अपन जैसा कि जानते हैं, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल जो टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज या वर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट। प्रेजेंट टेंस के केस में इज, एम, आर लेके और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर के केस में बात करें तो विल और शाल के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस में हम आते हैं। कंटिन्यूस की हम बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे नोट डाउन करें। अच्छा, मॉडल के लिए चलिए जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, इसको रब करके सही से कर लेते हैं एक बार फिर से। ये जैसा कि हमने कहा था तब, विल शाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए मॉडल के केस में सिंपल मॉडल अपनी जगह रहेगा, मॉडल के बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनसे संबंधित एक आध दो क्वेश्चन अपन देखेंगे ताकि इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं और इत्मीनान से बैठिए। हम जल्द से जल्द इन सारी चीजों को भी कवर करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस पे हम आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अपन जानते हैं, जनरली हम जो इजी इजी सेंटेंस बचपन से हम देखते हैं, राम वॉज ईटिंग फूड, राम वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, है ना। तो इजी इजी सेंटेंस हमने देखे, तो उसी फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे। तो वही सेम, वाज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले केस में आते हैं। प्रेजेंट के केस में बात करें तो वही इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर के
केस में हम बात करें तो इसका फ्यूचर कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस नहीं बनता। सिमिलरली मॉडल के लिए भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट के अंदर हम बात करते हैं तो वही हैड के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से प्रेजेंट के केस में बात करें तो हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर के केस में बात करें तो वही सेम विल, शाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए मॉडल के केस में बात करें तो मॉडल यथावत रहेगा, उसके बाद हैव लगा के, बीन लगा के, वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से टेबल हमारी यहाँ कंप्लीट होती है एक्टिव पैसिव की बेसिक टेबल, जो इन सभी प्रश्नों को करने के लिए काफी है अधिकतम केसेस में, हमेशा नहीं अधिकतम केसेस में। अब इनको हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। इनके साथ में 2-3 बात आप जान लीजिए। एक्टिव वॉइस के अंदर हम जनरली जो स्ट्रक्चर जानते हैं आप सब जानते होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूं, वही सेम एग्जाम्पल हम लेंगे। राम इज ईटिंग फूड। राम सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब होगी, ईटिंग मेन वर्ब और फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया एक तरीके से। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर जनरली सेंटेंस के अंदर एक्टिव वॉइस में फॉलो होता है। अब जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन को शुरू किया जाता है, वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब्स, और खत्म किया जाता है सब्जेक्ट से। तो जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम ले लें, राम वॉज ईटिंग फूड, द फूड वॉज, सेम वही स्ट्रक्चर, राम वॉज ईटिंग फूड, द फूड वॉज ईटन, ईट एट ईटन बाय राम। तो सेम वही ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा स्ट्रक्चर में, और इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं पैसिव वॉइस में। चलिए प्रश्न पे आते हैं, वहां से आपको इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। हु नोज यू। अब हु जब भी आता है तो उसको पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं जनरली बाय हुम में। तो हु नोज यू, एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो प्लस एस या ई एस, मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला, राइट। तो हम इस केस के पे आते हैं, हु नोज यू। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हें कौन जानता है, हु नोज यू, यू हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हु है तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हुआ है, तो डब्ल्यू एच के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं जनरली, जैसा मैंने कहा बाय हुम तरीके से। अगर हम देखें तो बाय हुम, जैसा कि मैंने बताया, इज एम आर यथावत और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो और एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। क्वेश्चन अगर पूछा गया तो उसका पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन ही बनेगा, आंसर की फॉर्म में नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, ऑप्शन रिजेक्शन का एक और तरीका है, यदि यहाँ पे सब तरफ सपोज फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप होता और एक और पांचवा ऑप्शन होता नन ऑफ दीज, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता है नन ऑफ दीज, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है क्वेश्चन की फॉर्म में, और यहाँ पे अगर आंसर की फॉर्म में फुल स्टॉप दे दिया जाता तो आप में से अधिकतर लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते और प्रश्न को गलत कर जाते। लेकिन अगर प्रश्न पूछा गया है तो पैसिव वॉइस भी प्रश्न ही बनेगा, इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें और एंड में प्रश्न वाचक चिन्ह को जरूर देखें। तो 3 ऑप्शन यहाँ बनते हैं, यहाँ फुल स्टॉप आ गया तो हमारा ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बात खत्म। अब रूल्स को फिर से देखेंगे, हु नोज यू, एस या ई एस प्रेजेंट सिंपल का है तो इज ए मास हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो इज एम आर और नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर भी है, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर भी है, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर ही है। अभी भी डाउट, इन तीनों में से कौन सा होगा? हमें रूल ज्यादा नहीं पता है, मैं उस केस में बात कर रहा हूँ, बेसिक्स पता है बस, बेसिक्स से भी इजिली आंसर निकाला जा सकता है। रूल पता है तो इससे बढ़िया तो कुछ बात हो ही नहीं सकती, उससे बढ़िया तो कुछ चीज हो ही नहीं सकती। नहीं पता है तो उसका भी ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप अपना आंसर ले पाए। चलिए, तो हु नोज यू, हु का होना चाहिए बाय हुम, बाय हुम। अब क्वेश्चन मार्क में है तो
आर यू नॉन, ये क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। अब बाय हूं, अब नॉन जनरली जो वर्ड होता है इसका फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं टू, तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे नो वर्ब यूज हुई है, इस वजह से हम इसके लिए फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे टू। तो बाय हुम आर यू नॉन जनरली हम सही करके आते, लेकिन ये आपका उत्तर हो जाता गलत। तो सही उत्तर क्या होगा, टू हुम आर यू नॉन। समझ में आया? फिक्स प्रीपोजिशन एक ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो किसी वर्ब के साथ हमेशा लगते हैं, अधिकतम लगते हैं, स्थिति से वो प्रभावित नहीं होते हैं, और उनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, और वो हमें याद करने होते हैं, रटने होते हैं, मगअप करने होते हैं, जो कि प्रैक्टिस के साथ आता जाता है। कुछ एक वर्ब्स, कुछ एक फिक्स प्रीपोजिशंस ही मोस्टली 90% आपके बार बार पेपर में रिपीट होते हैं घूम फिर के। तो जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारी आंखों के सामने आते हैं, और हमें इस समस्या से बाहर आने में मदद करते हैं कि कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ यूज किया जाएगा और कितने हम याद करें। तो जितने पेपर में जनरली घूमते हैं उतने तो हमें याद होने ही चाहिए, और वो पता चलता है प्रैक्टिस से। चलिए, समझ पा रहे? बाय हुम आर यू नोन ना होके आंसर हो जाएगा टू हुम आर यू नॉन। अच्छा, एक और बात, एक और यहाँ पे आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इस केस में अगर अपन ब्रह्मास्त्र की बात करें तो बड़ा सिंपल सा ब्रह्मास्त्र यहाँ पर आपके बनता है। वो ये क्या, जब भी क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए और हमें बनाने में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप भूल जाइए कि क्वेश्चन है, इसे भूल जाइए कि यहाँ कोई क्वेश्चन है, इसे ऐसे अज्यूम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। तो सिंपल इसको क्या बनता, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो यू, प्रेजेंट सिंपल है आई नो यू, आर नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू आर नॉन टू मी, बाय नहीं, फिक्स प्रीपोजिशन टू। समझ पा रहे मेरी बात? और फुल स्टॉप, यू आर नॉन टू मी, ठीक है। तो इसको जब भी ऐसे करना होता है तो पहले सिंपल सेंटेंस बनाइए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो उठ के जनरली आगे आ जाएगी, तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। टू हुम आर यू नॉन, आर यू नॉन। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से बनाना काफी आसान हो जाता है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी होती है, जो अगले प्रश्न आएंगे आपके सारे बड़े स्मूथली होते चले जाएंगे अगर आपने ये सारी बातें ध्यान से सुनी है, समझा है, जाना है और पहचाना है इनके बीच का डिफरेंस। चलिए, हु नोज यू का समझ में आया क्यों टू होम आर यू नॉन हुआ, बजाय इसके कि बाय होम आर यू नॉन के फिक्स प्रीपोजिशन। क्यों आर पहले आया, क्योंकि क्वेश्चन था। क्यों ये उत्तर नहीं हुआ, बल्कि ये वाले उत्तर होने की संभावना बनी, क्योंकि प्रश्न था। पैसिव वॉइस में भी प्रश्न का रहना अनिवार्य है। और हु बाय हुम में कन्वर्ट होता है। कौन कौन से रूल्स आगे यूज होते हैं वो हमने टेबल के माध्यम से यहाँ समझा था। चलिए, अगले प्रश्न पे हम आते हैं, 127, जो कि इंग्लिश की सीरीज में सेकंड प्रश्न है। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। वो कह रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये बहुत बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है कि हम इसको कर पाए। तो टू डू दिस, तो दिस यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले लेंगे, तो दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। ये कैसे हुआ अभी देखते हैं। अच्छा, आपको मैंने टेबल बताई, टेबल के साथ में दो तीन चीजें और जान लें जो बेसिक से रूल होते हैं। जब भी टू से कनेक्ट करके सेंटेंस को दिया जाए एक्टिव वॉइस में, तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है टू के बाद बी लगाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए, जैसा कि हमने मॉडल के केस में देखा था। मॉडल के केस में क्या देखा था, मॉडल के बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो उसी प्रकार से इसको भी हम यूज करेंगे। समझ पा रहे? चलिए, चूंकि टू वाला सेंटेंस है तो इसको बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए कौन सा सेंटेंस यहाँ बनता है, दिस वर्क या दिस। चूंकि वर्क है क्या है मैं नहीं पता, तो दिस से स्टार्ट होता है सेंटेंस कौन सा, ये। तो ऑटोमेटिक इनके रिजेक्ट होने की संभावना वैसे ही बन गई कि ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते। दिस इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू बी दिस, टू डू दिस। तो दिस इज इम्पॉसिबल, टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन, तो उत्तर हो जाएगा
बी, न कि सी और डी, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए, तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले नहीं आ रहा थे, तो वैसे ही ऑप्शन आपके हट गए थे। समझ पा रहे हैं? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेट हिम डू दिस वर्क। अब एक और सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से उस टेबल के माध्यम से सोल्व होंगे वो मैंने आपको बता दिया। किस तरह से टू वाले सेंटेंस को हमें कनेक्ट करके सोल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया। एक दो फॉर्म और बचती है, बाकी मोस्टली इसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। उस एक दो फॉर्म के अंदर एक और आता है लेट। जब भी लेट की बात हो रही तो ये देखिए लेट से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो लेट हिम डू दिस वर्क, इस प्रश्न कह रहा है कि उसे अलाउ करो ये कार्य को करना। तो वही दिस वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट था, तो ये पहले लिखेंगे, राइट। लेकिन जब भी लेट से स्टार्ट हो रहा है तो लेट से ही प्रश्न को शुरू करें और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएं, ताकि स्ट्रक्चर यथावत बना रहेगा जिसमें ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए। तो लेट सब में पहले, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वर्क पहले आना चाहिए, दिस वर्क सब में पहले, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे आके यूज हो रहा है, तो ये चारों उत्तर हो सकते हैं। अब लेट दिस वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देख पा रहे होंगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मैंने तरीका बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जब भी लेट से शुरू हो रहे हैं बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दें, तो लेट दिस वर्क बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें, डू है यहाँ, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, पैसिव में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। डन हो सकता है, डू हो गया तो ये भी नहीं हो सकता। बचे दो ऑप्शन, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक लौता ऑप्शन बचा, आंसर हो गया लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। ध्यान रखिए, प्लीज मतलब प्रश्न में रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, तो जब भी रिक्वेस्ट का भाव आए तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए 4-5 फॉर्म और बनती है। मैं यहां लिख देता हूं, यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर अगर ऑर्डर का भाव आ रहा है कि आप किसी को आदेश दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर्ड। ध्यान रखिए ईडी फॉर्म आना चाहिए। आपसे आप किसी से कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो यू आर आस्क्ड। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बनते हैं। तो देखिए, प्लीज शट दिस डोर एंड गो टू स्लीप, तो यू आर, अब उसके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, तो रिक्वेस्ट के भाव के हिसाब से अपन क्वेश्चन को देखेंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज के लिए, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, क्लोता ये है, तो वैसे ही आंसर हो जाता है और ये रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर भी अपन आगे जाके देखेंगे क्या ये सही हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड, अब इसको जोड़ने के लिए, इसको जब आप वर्ब से जोड़ेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को, तो बीच में कनेक्टर लगाओगे टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू लगा के बस टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जनरली यूज की जाती है, टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप, दैट्स इट। तो आंसर हो जाता है इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप, डी। बड़ा ही आसान प्रश्न था। अगर आपको ये पता है कि जब भी इस तरह के भाव प्रश्न में आते हैं तो आपको किस तरह से प्रश्न को, किस तरह से पैसिव वॉइस में उत्तर को शुरू करना है और कनेक्टर टू का प्रयोग करना है। यदि इसी में सेम ऑप्शन दे दिया जाता और टू को नहीं दिया जाता तो वो भी आपका उत्तर नहीं होता। इस तरह से एग्जामिनर जनरली कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो आपको उनसे कंफ्यूज नहीं होना है और प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर इन 3-4 जो बेसिक रूल है उनको याद करना है, और ज्यादा नहीं है, हमेशा याद आपको बड़ी आसानी से हो जाएगा। टू कनेक्टर का यूज करना है, ऑर्डर रिक्वेस्टेड आज जैसे जब भाव आए तो बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है, और वो जो टेबल बनाई थी टेबल को कैसे यूज करेंगे वो देखना है, और लेट वाले सेंटेंस को कैसे करना है। इस तरह से 3-4 ही जो मेन सेंटेंस होते हैं उसमें पूरा एक्टिव पैसिव कवर हो जाता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। आई मेड हिम वॉश ऑल दी क्लोथ्स। अब देखिए, मेड, मेक की सेकंड फॉर्म मतलब टेंस पता लगाएंगे। मैंने आपसे पिछली वीडियोस में भी कहा था, अगर आप टेंस को ध्यान से समझ पा रहे हैं, प्रश्न के अंदर टेंस को देख पा रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक प्रश्नों को वैसे ही सही कर देंगे टेंस के माध्यम से, अगर आपको टेंस की समझ है तो मेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है मतलब पास्ट टेंस है, तो वॉज वर होना चाहिए प्रश्न पे। अब देखिए यहाँ पे सारे जैसे भी वॉज्ड, ईडी वॉज वाला है, वॉज वाला है, वॉज वाला है, वॉज वाला है, मैड है, ठीक है, मतलब चारों ही पास में उत्तर दिए गए, तो चारों में से अभी भी कुछ रिजेक्ट हम नहीं कर सकते। यदि यहाँ दो ऑप्शंस आपको प्रेजेंट टेंस में दिए जाते तो आप दो ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट कर चुके थे, किंतु यहाँ चारों ऑप्शन आपको पास्ट टेंस में दिए गए हैं, तो आगे हम देखेंगे रूल लगा के कौन सा ऑप्शन हमारा उत्तर होगा और बाकियों को रिजेक्ट करके कैसे हम उत्तर तक पहुंचे। चले,
आई मेड हिम वॉश ऑल दी क्लॉथ, तो ऑल दी क्लॉथ इसमें क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट था वो पहले लिखाई में आएगा, राइट, जैसा कि मैंने पहले बताया था आना चाहिए। ऑल द क्लॉथ भी एक ऑब्जेक्ट है, और हिम, मैंने उससे मतलब उसको बाध्य किया कि वो सारे कपड़ों को धोए, तो हिम भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हिम जो है प्राइमरी ऑब्जेक्ट है और ये एक तरीके से आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट जनरली पहले लिखा जाएगा, तो आई मेड हिम, हिम मतलब कोई व्यक्ति है ना, ही और शी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन जनरली ही यूज करते हैं, तो ही से शुरू करेंगे हम प्रश्न को, प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो सब्जेक्ट का रूप लेगा, ही वाला ये ऑप्शन है, तो ये ऑल द क्लोज वाला हट गया क्योंकि ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट था। He was made to wash all the clothes. He was made to wash all the clothes. He was washed to make. ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह लेगा, फिर आपका जो है मेन जो प्राइमरी वर्ब थी उसको अपन अस्तित्व में लाएंगे उत्तर के अंदर, तो आपका उस हिसाब से वॉश्ड वाला तो ये वैसे ही हट गया। बचे दो ऑप्शन, ही वॉज मेड टू वॉश ऑल द क्लोथ्स टू मी और बाय मी, तो बड़ा ही आसान है, मेरे द्वारा किया गया, तो जब भी मेरे द्वारा का भाव होगा तो बाय का प्रयोग करेंगे, तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं, चेंज द नरेशन। आपको अब जो अगले प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये है नरेशन से संबंधित, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो इससे संबंधित कुछ एक सिंपल से रूल है, वो आप देख लें। चलिए यहाँ बता देता हूँ, नरेशन से संबंधित कुछ एक बेसिक रूल्स आप जान लें। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट, ठीक है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चार चलिए इससे संबंधित क्या रूल बनते हैं, कैसे कैसे इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, कैसे हम एक बेसिक नॉलेज के सहारे इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। अगर हम मेमोराइज नहीं कर पाते, रूल आखिरी में याद नहीं कर पाते, तब भी उत्तर तक कैसे पहुंचे उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अब जैसे बात करें प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, मेनली आपके जो प्रश्न होंगे वो इसी पे ही चलेंगे, तो अपन इसी पे चर्चा करते हैं, ताकि जब अगले प्रश्न आएंगे तब हम फ्यूचर को उसमें कवर कर लेंगे। अभी इसको आसान बनाने के लिए हम केवल इन दोनों पे ही चर्चा करते हैं। चलिए, प्रेजेंट सिंपल में कोई आपका अगर डायरेक्ट स्पीच में आता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट वाला पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। कैसे पता चलेगा कौन सा टेंस है, तो उसके लिए टेंसेस के फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, उनके सूत्र आपको याद होने चाहिए, वो एक बार जाएं सूत्र को गो थ्रू होएं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ टेंस के सूत्र अगर यदि आप रखेंगे तो इंग्लिश के अधिकतम क्वेश्चन को आप से उनके माध्यम से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी उत्तर तक आसानी से पहुंच जाएंगे, तो उनको मेमोराइज करें। और अब यहाँ देखते हैं, जब ये फॉर्मूलाज यहाँ आएंगे तो ये पास इस तरह से कन्वर्ट होंगे। पास सिंपल में अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास कंटिन्यूस में बदलेगा, ठीक है, परफेक्ट वाला परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेगा, इस तरह से ये चलता है। अब दूसरी चीज हम समझ लेते हैं, इसके अंदर नरेशन में दो चीजें होती है, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, और दूसरा आपका होता है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे इसको, ये क्या चीज है, कैसे अपन इसको सोल्व करेंगे, कैसे ये मदद करता है, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि एक प्रश्न ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, राम सेज ही वर्क्स हार्ड। राम कहता है कि वो हार्डवर्क करता है या वो मेहनत कठिन परिश्रम करता है। अब देखिए इसका जो ये पार्ट है ये तो आपका हो गया रिपोर्टिंग
तो ये जो पार्ट है ये तो हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो पार्ट होता है इन्वर्टेड कोमास में बंद, ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो इससे संबंधित 2-3 रूल हैं, वो आपको बता देता हूँ। जब भी इन कनेक्ट अपन डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से कोमा कनेक्टर हटके जनरली डेट का प्रयोग किया जाता है कनेक्टर के रूप में। यदि क्वेश्चन वाली फॉर्म है तो वहां पर इफ या वेदर कनेक्टर का रूप प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से अगर WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, व्हाट, व्हाई, वेयर, तो वो प्रश्न WH से ही शुरू होता है। जैसा कि हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस में देखा था, जो प्रश्न होता है वो प्रश्न की फॉर्म में ही रहता है यदि हम उसको एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ये कहानी बिल्कुल उसके विपरीत चलती है। कैसे? यदि डायरेक्ट स्पीच प्रश्न, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रश्न दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी उसको प्रश्न को आप प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे, हम आगे प्रश्नों में देखेंगे। चलिए अभी बेसिक्स पे आते हैं। दैट कनेक्टर, इफ और वेदर कनेक्टर, अगर क्वेश्चन पूछा गया, WH से क्वेश्चन पूछा गया तो WH से ही कनेक्ट प्रश्न शुरू होगा। अब इससे संबंधित 2-3 बेसिक रूल और हैं, वो देख ले कनेक्टर के रूप में। ठीक है, वो क्या कि से टू और सेड टू यदि प्रश्न में दिया गया है तो वो कन्वर्ट होगा टोल्ड में, और से टू कन्वर्ट होगा टेल में। ठीक है, इसी तरीके से जब आगे अपन चलेंगे तो हम देखेंगे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबैड आदि दिए होंगे। एक्सेट्रा और भी वर्ड हो सकते हैं इस तरह से। इस तरह के भाव वाले जब प्रश्न आएंगे तो इसमें इन शब्दों के बाद ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य है। इसी तरीके से जब यहाँ टेल और टोल्ड था, इससे पहले से टू चल रहा था, सेट टू चल रहा था, तो टू के बाद भी ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य था। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य था। आ गई बात समझ में? अब इससे संबंधित एक और रूल को जान लेंगे। ये सब बड़े ही बेसिक रूल है जो बहुत ही काम के होते हैं। चलिए इससे संबंधित रूल की अगर हम बात करें, इससे संबंधित रूल की हम बात करें तो राम सेज था यहाँ, जब भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस है वह प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आ जाता है तो आपके रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इसमें आ जाता है आपके रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे इस प्रश्न को ही देख लीजिए, इस प्रश्न के अंदर ये प्रेजेंट टेंस में आया है क्योंकि वर्ब और वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ता है तो प्रेजेंट टेंस। तो जब भी प्रेजेंट टेंस आएगा तो इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसको अगर अपन इनडायरेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो वो उत्तर क्या होगा, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसका सीधी बात, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दैट कनेक्टर लगाया और ये सब यथावत है। राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। समझ रहे हैं? इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। टेंस की हमने बात कर ली, कौन सा टेंस किस में परिवर्तित होता है, क्या कनेक्टर हम यूज करते हैं, कब कब कनेक्टर को यूज किया जाता है, उस पर हमने चर्चा कर ली। अब हमारे प्रश्न पे हम चलते हैं। तो ही सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। उसने कहा, अब यहाँ टू नहीं है, सेड टू नहीं है तो टोल्ड तो होगा नहीं, तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा, टोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर टोल्ड वाले 2 ऑप्शन आपके यहाँ दिए हुए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे उत्तर नहीं होंगे किसी भी हालत में। अब सेड का सेड यथावत रहेगा, 2 ऑप्शन बचे, ये हटके इन्वर्टेड कोमा से हटके दैट, यहाँ पर कनेक्टर लगेगा, दोनों जगह ठीक है। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ये एक तरह का फ्रेज है, आप सब जानते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ और क्या फ्रेज बनते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह के जब फ्रेजेस आते हैं ये फिक्स्ड है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे अमेरिका चले जाइए, चाहे लंदन चले जाइए, चाहे
चाहे आप नॉर्थ अमेरिका से घूम के किसी भी कॉन्टिनेंट पे चले जाइए, आप हमेशा इसको यथावत पाएंगे। यह फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, यह हर जगह फिक्स है। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में, यूनिवर्सल ट्रुथ में हमेशा सेंटेंस ये जो है यथावत उतरता है। तो ही सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, वर्च्यू वाज इट्स ओन रिवॉर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट सिंपल कन्वर्ट होगा पास्ट सिंपल में, तो इज को वॉज किया है, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है क्योंकि एक फ्रेज है, फ्रेज यथावत रहता है, इसलिए आपका उत्तर हो गया ही सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। आई डू नॉट नो वेयर टू गो सोल्जर्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ध्यान से इन सब साइन को ऑब्जर्व कीजिए, ये हर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रश्न के अंदर। प्लीज गाइड मी सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने सोल्जर से कहा, क्या कहा कि मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, कृपया करके मुझे गाइड करें, मुझे मार्ग प्रदर्शित करें। तो अब चूंकि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, तो अंदर वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर टेंस में बदलाव आएगा। मैंने बताया प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब चल रहा है तो कोई बदलाव रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं आएगा, इन्वर्टेड कोमास के टेंस में नहीं आएगा, लेकिन ये पास्ट में है तो यहाँ पे बदलाव आएगा। अब किसने कहा द ओल्ड मैन सेड, किसने, द ओल्ड मैन सेड, ठीक है, तो सेड का हो जाएगा, किसको कहा, सोल्जर को। अब चूंकि यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को कह रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई व्यक्ति सेकंड पर्सन नहीं होता जिसको कह रहा है, अगर वो नहीं होता तो सेड का सेड यथावत रहता है, लेकिन सोल्जर को ये कह रहा है तो आपके द ओल्ड मैन टोल्ड से प्रश्न शुरू होगा। आप देखिए द ओल्ड मैन सेड है तो ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। ओल्ड मैन टोल्ड हो सकता है, ओल्ड मैन टोल्ड हो सकता है, ओल्ड मैन टोल्ड हो सकता है। अब अगले तीन ऑप्शन को हम देखेंगे, ये तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो द ओल्ड मैन टोल्ड तक तो ठीक है, किसको कहा, सोल्जर्स को। तो ओल्ड मैन टोल्ड द सोल्जर्स, क्या कहा, अब कनेक्टर आएगा दैट, जैसा कि मैंने बताया था कनेक्टर दैट, इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है, तीनों इसके आंसर हो सकते हैं। आई डू नॉट नो वेयर टू गो, कौन नहीं जानता, आई किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, ओल्ड मैन के लिए, तो मतलब ही डू नॉट नो। लेकिन चूंकि पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो इसका टेंस है वो बदलेगा। ये अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो ये पास्ट सिंपल में बदलेगा। तो ही डू नॉट नो का क्या होना चाहिए, ही डिड नॉट नो। तो द ओल्ड मैन टोल्ड द सोल्जर दैट ही डिड नॉट नो, ही डिड नॉट नो, ही डिड नॉट नो, ठीक है, अभी तक तीनों ही डिड नॉट नो। अब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ हेड नॉट नोन कर दिया तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे रिजेक्ट हो गए, अब बचे दो, है ना। इस पे आगे देखते हैं, ही डिड नॉट नो वेयर टू गो, प्लीज गाइड मी, ठीक है, ही डिड नॉट नो वेयर टू गो। अब प्लीज आ गया तो मतलब उसने क्या किया है, रिक्वेस्ट करी है, रिक्वेस्ट का भाव है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या यूज होना चाहिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए रिक्वेस्ट वाला शब्द कौन सा है, ही डिड नॉट नो वेयर टू गो एंड रिक्वेस्टेड, यहाँ पर भी रिक्वेस्टेड, यहाँ पर भी रिक्वेस्टेड, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एंड वेयर टू गो रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड काई के लिए, रिक्वेस्टेड किसको, उनको, रिक्वेस्टेड देम, किनको, सोल्जर्स को, रिक्वेस्टेड देम टू गाइड मी कौन है, द ओल्ड मैन, तो ये क्या हो जाएगा, गाइड हिम। अब इस पे फिर से देखेंगे, द ओल्ड मैन टोल्ड द सोल्जर्स दैट ही डिड नॉट नो वेयर टू गो एंड रिक्वेस्टेड देम टू गाइड हिम, ठीक है। तो ये दोनों ही यहाँ पे सेम लिखाई में आ गई, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई नहीं। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे इसको अगर कंफ्यूज करना चाहता तो यहाँ पे सेड आता, सब कुछ यथावत रहता, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि किसी और पर्सन से ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस केस में यह सेड की जगह टोल्ड हो जाएगा और ये उत्तर आपका नहीं होगा। और इस तरह से आप दोनों में भेद कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। माई मदर सेड टू मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, जब भी WH से स्टार्ट होगा तो मैंने आपसे कहा था WH से ही आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो चलेगा। तो माई मदर सेड टू मी, ऑब्जेक्ट भी है, सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो टोल्ड में। तो माई मदर टोल्ड मी आना चाहिए था, लेकिन अब आप देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो टोल्ड की जगह क्या आएगा, आस्क्ड। माई मदर आस्क्ड मी, डेट कनेक्टर नहीं आएगा, WH वर्ड है। क्या पूछा माई मदर ने, आस्क्ड मी, हु का यथावत रहना चाहिए। तो अब देखिए माई मदर आस्क्ड मी, क्वेश्चन मी भी हो सकता है, कोई बुराई नहीं है। आस्क्ड मी अभी तक सब सही है। एज कनेक्टर नहीं जुड़ेगा, WH वर्ड है तो ये उत्तर नहीं हो सकता।
WH वर्ड WH वर्ड WH वर्ड इज पास्ट में टेंस है तो इसका टेंस पास्ट में बदलेगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, तो वॉज से शुरू होना चाहिए। तो हु माई बेस्ट फ्रेंड वॉज, इज आ रहा है, इज वाला तो नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब दोनों बचे, अब आपको वर्ब को सही से अरेंज करना है, उसी से आप अपने उत्तर तक पहुंच पाएंगे। चलिए अगले इस पे कंसेप्ट को देखेंगे, हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड और हु माई बेस्ट फ्रेंड वॉज। अब चूंकि मैंने बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस के अंदर जो भी आपका प्रश्न होता है वह आपके उत्तर वाली फॉर्म में आ जाता है, तो आपका जो है वर्ब आपकी सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो हु माई बेस्ट फ्रेंड वॉज और हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ये एक प्रश्न को इंडिकेट कर रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न को एक सामान्य सेंटेंस में लाया जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हु माई बेस्ट फ्रेंड वॉज, ये आपका उत्तर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ही सेड अलास आई एम अनडन, एक्सक्लेमेटरी साइन और एक्सप्रेस भी हो रहा है अलास से, तो ही सेड अलास आई एम अनडन, तो सीधी सी बात है ही, इसमें अब एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया तो ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड इसके लिए सही वर्ड यूज होता है जब भी इस तरह के सेंटेंस आप पेपर में देखते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड, उसने क्या एक्सक्लेम किया, अलास आई एम अनडन, ठीक है। तो मतलब उसको एक तरीके से दयनीय स्थिति वाली फीलिंग आ रही है, जैसा कि हमें प्रश्न से पता चल पा रहा है। तो ही एक्सक्लेम्ड कैसे, पैथेटिकली, दयनीय स्थिति को शो करने के लिए पैथेटिकली एक परफेक्ट वर्ड है। तो ही एक्सक्लेम्ड पैथेटिकली, है ना, दैट ही, और कौन सा बंदा है, आई एम अनडन, आई कौन, ही, तो आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में, एम कन्वर्ट होगा प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, तो ही वॉज अनडन यथावत रहेगा। तो ही वॉज अनडन किसमें, देखिए इट वॉज हिज अनडूइंग, गलत, ही वॉज अनडन हो सकता है, ही वॉज अनडन हो सकता है, वॉज बीइंग अनडन गलत। तो आपके दो ऑप्शन तो यहाँ से रिजेक्ट हो गए। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा था ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेमेशन हो रहा है, तो ये एक्सक्लेम परफेक्ट वर्ड है, तो ऑटोमेटिक आपका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि अंग्रेजी की सीरीज में हमारा लास्ट प्रश्न है। ही सेड नीड आई सेंड एन ईमेल, अब नीड प्रश्न पूछ रहा है, क्या मुझे, उसने कहा क्या मुझे ईमेल भेजने की जरूरत है, ऐसा कहा था। तो ही आस्क्ड, उसने पूछा यहाँ पे, तो आस्क्ड आना चाहिए सेड की जगह, और कनेक्टर में इफ या वेदर जुड़ना चाहिए अगर आपका, जैसा कि मैंने बताया था कनेक्टर में यदि आपका WH वर्ड से शुरू नहीं हो रहा है तो कनेक्टर क्या आना चाहिए फिर, इफ या वेदर। तो ही आस्क्ड, किसको पूछा उसने, किसी को भी पूछ सकता है। उसने जनरली जब भी इस तरह के प्रश्न होते हैं जहां पे आपके एक तरीके से क्लोज एंड पे नहीं छोड़ा जाता है, तो उसमें अपन खुद को मानते हैं, उसने जो भी कहा वो मुझे ही कह रहा है। तो ही आस्क्ड मी, इफ कनेक्टर आएगा, तो ही आस्क्ड मी वाला कौन सा, ही टोल्ड मी तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ही आस्क्ड हो सकता है, ही सेड वैसे ही गलत हो गया कि क्वेश्चन है। अब दो में देखते हैं, ही आस्क्ड ऑब्जेक्ट तो आना चाहिए ना, यहाँ तो ऑब्जेक्ट, यहाँ तो सेकंड पर्सन ही नहीं है ना जो जिसको पूछा जा रहा है, तो ये भी आपके गलत होने की इसकी संभावना, क्योंकि यहाँ मी मिसिंग है, बहुत ज्यादा बढ़ गई। और आगे चेक कर लेते हैं, इफ ठीक है, ही हैज टू सेंड एन ईमेल, इफ आई क्या था, ही की बात हो रही थी, तो आई कन्वर्ट होगा ही में, सेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की आपके यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो जैसा कि मैंने बताया अब पास्ट सिंपल कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट सिंपल था ये कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, मतलब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो ही आस्क्ड मी इफ ही हैड टू सेंड एन ईमेल, हेड के साथ जैसा कि मैंने बताया टू लगा के इसने सेंड ले लिया, कोई इशू नहीं है, तो एक ही बात है। तो ही आस्क्ड मी इफ ही हैड टू सेंड एन ईमेल, और इसको देखें हम इस ऑप्शन को, ही हैज टू, तो हैज की वजह से वैसे भी रिजेक्ट हो गया, तो आपका उत्तर हो गया ए। तो इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव और पैसिव के हम 10 क्वेश्चनों को सफलतापूर्वक कर पाए हैं, समझ पाए हैं। आशा करता हूं कि आप सबने मेरे साथ इस सेशन को एंजॉय किया होगा और साथ ही अधिक से अधिक कंसेप्ट्स को आज कवर कर लिया होगा। नहीं किया तो इस वीडियो को फिर से देखें, बार बार देखें और इस कंसेप्ट को समझें। यदि आप, मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इन कंसेप्ट्स को भी ध्यान रखते हैं, आपको फॉर्मूलाज अगर पेपर में नहीं पता होते तो इन कंसेप्ट्स के बेसिस पर भी आप प्रश्नों के उत्तर तक बड़ी आसानी से पहुंच पाएंगे और इस वीडियो मेंस एग्जामिनेशन की रेस में, दौड़ में आप औरों से बेहतर परफॉर्म कर एक सीट को ग्रैब कर पाएंगे, ले पाएंगे, हासिल कर पाएंगे, छीन पाएंगे औरों से।
चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो डिस्कशन पसंद आया हो तो इसी तरीके से आप लाइक करें, में सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आप को इम्प्रूव करें और बेहतर वीडियो डिस्कशन के साथ आपके समक्ष हम हाजिर हों पाएँ। शुक्रिया।